ब्रीदिंग। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सबसे पहले ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है। ब्रीदिंग का मतलब है सांस लेना और छोड़ना। इसमें रेस्पिरेशन एक अलग टर्म है, ब्रीदिंग एक अलग टर्म है। ब्रीदिंग का सिंपल मीनिंग होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, जबकि रेस्पिरेशन एक डिफरेंट टर्म है। रेस्पिरेशन में मेटाबॉलिज्म भी आ जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम सब कुछ स्टार्ट करने से पहले दो टर्म्स पे ध्यान देंगे, इंटर और इंट्रा। इंटर का मतलब होता है किसी भी चीज के बीच में, जैसे हम बात करें इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल्स के बीच की स्पेस। इंट्रा किसी भी चीज के अंदर। इंट्रासेलुलर जैसे हम बात करें इनसाइड सेल्स। अगर हम यहाँ पे सेल्स की बात करें, ये सेल्स है सपोज करो, इनके बीच की जो स्पेस रहेगी ये वाली, ये कहलाएगी इंटरसेलुलर स्पेस। जबकि अगर इस सेल के अंदर की स्पेस की बात की जाएगी तो वो होगी इंट्रासेलुलर स्पेस। ठीक है। फिर अब बात करते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हुआ, इंट्रा मतलब अंदर, पल्मोनरी मतलब लंग्स। पल्मोनरी टर्म्स रिलेटेड टू लंग्स होता है। लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होगा वो होगा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ये याद रखना, प्रेशर हम इनसाइड लंग्स कभी भी डायरेक्टली रेगुलेट नहीं कर सकते। हम बॉयल्स लॉ की हेल्प से वॉल्यूम को ऑल्टर करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर ऑल्टर होता है हमारा। वॉल्यूम क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा, हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल। आगे चलते हैं, है ना। कभी भी हमें कोई भी मूवमेंट कराना है, ऑटोमेटिकली पैसिव मूवमेंट कराना है, तो हमें एक डिफरेंस चाहिए होता है। जैसे अगर वाटर ऑस्मोसिस में कराना है, वाटर का मूवमेंट कराना है, तो एक वाटर कंसंट्रेशन का एक डिफरेंस चाहिए, तो वही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए। यहाँ पे हमें एयर का करवाना है, एयर में क्या आएगा, प्रेशर आएगा, तो प्रेशर का डिफरेंस चाहिए। इंस्पिरेशन की अगर बात की जाए, इंस्पिरेशन क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ एयर। इनहेलेशन का मतलब क्या हुआ, हम सांस ले रहे हैं, मतलब इनहेल करना। एक्सपिरेशन मतलब एक्सहेलेशन ऑफ एयर, सांस छोड़ना। चेंज इन वॉल्यूम की अगर बात की जाए, कैसे हो सकती है, दो तरह से। पहला एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस क्या हुई, हमारी अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए, टॉप और बॉटम, मतलब हैंड से लेकर जो लेग्स है यहाँ तक की अगर टॉप टू बॉटम की बात की जाए, ये हो गया एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, वहां पे हम डायफ्राम की हेल्प से करते हैं। और एक होती है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। ह्यूमन बॉडी की अगर बात की जाए तो आगे की तरफ जहाँ पे हमारा स्टमक है, और पीछे की तरफ जहाँ पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, वैसे ही आगे पीछे। तो डॉर्सो बैक साइड, वेंट्रल फॉरवर्ड। आपने अगर सुना हो वेंट्रल साइड पे स्टर्नम होता है, पढ़ा होगा कभी तो। वैसे ही डॉर्सल साइड पे स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो डॉर्सो वेंट्रल वाया एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल क्या आया, दो रिब्स के बीच में। अगर ये दो रिब्स है हमारी, इनके बीच में जो मसल प्रेजेंट है वो होगी इंटरकोस्टल मसल्स। दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल इंटरनल। यहाँ हम एक्सटर्नल की बात करेंगे क्योंकि हम नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन की बात की जाए, यहाँ पे हमेशा एक नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट की जरूरत है। नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट बनता कैसे है, जब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ज्यादा हो और अंदर का पल्मोनरी प्रेशर कम हो। बनेगा, हमें इसको बनाने की जरूरत होगी इंस्पायर करने के लिए। मैंने अभी बताया मूवमेंट कब होगा, हाई टू लो कंसेंट्रेशन। हाई टू लो कैसे बनाएंगे, जब बाहर का ज्यादा हो और अंदर का कम हो। जो हम बनाते कैसे हैं, सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम को कभी भी ये मत समझना कि वो डॉम शेप में आएगा। डॉम शेप इसकी ओरिजिनल शेप है, तो वो फ्लैट करेगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल शेप उसकी डॉम है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब वो नीचे आएगा और वो फ्लैट शेप में हो जाएगा। वैसे ही अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात की जाए, तो वो रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। तो जो रिब्स है वो बाहर की तरफ मूव करेंगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली होगा क्या, हमारी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीज हुई, प्रेशर बाहर का ज्यादा हो गया, अंदर का कम हो गया, एयर अंदर मूव कर गई। समझ में आया इतना। यहाँ पे अगर आगे बात की जाए, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इंटरकोस्टल, रिप्स मूव फॉरवर्ड, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम फ्लैटन्स, जिसकी वजह से एक प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज हुई, प्रेशर डिक्रीज हो गया। अभी मैंने बताया वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स का रिलेशन है। तो वॉल्यूम इंक्रीज हुई, प्रेशर डिक्रीज हो गया, बाहर का ज्यादा अंदर का कम, एयर मूव्स इनसाइड। ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं नोट से। फिर आता है प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम की ओरिजिनल शेप क्या है, डोम शेप। अभी वो कैसा है, फ्लैटन शेप। तो यहाँ से वो वापस डोम शेप में कन्वर्ट होगा, रिलैक्स होगा। रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ओरिजिनली कहाँ थी, पीछे। इंस्पिरेशन के टाइम कहाँ गई, फॉरवर्ड। अब क्या होगा, वापस बैकवर्ड आएंगी। समझ में आया। रिप्स एंड स्टर्नम ओरिजिनल पोजिशन में जाएगा। अल्टीमेटली होगा क्या, वॉल्यूम डिक्रीज हुई, एयर बाहर चली गई। वॉल्यूम डिक्रीज हुई, प्रेशर इंक्रीज हुआ, अब अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा हो गया, ग्रेडियंट वापस से डेवलप हुआ, जिसकी वजह से एयर बाहर चली गई। एक होता है फोर्स्ड इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ये आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस एक लिमिट ये याद रखिए कि इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स यूज होती है। इतना ध्यान रखेंगे, इतने में आपका हो जाएगा। और कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, कि नोट्स मैं आपको अटैच करके दे दूंगी। थैंक यू।